हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर रोज़ एक कदम अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आई हूँ प्रश्नों की, जिन पर परिचर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए ताकि जो भी कुछ सुधार की ज़रूरत होती है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा काव्य संग्रह रचना किसकी है? महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है, कृष्ण शंकर शुक्ल की है, बृजरत्न दास जी की है, भागीरथ मिश्र जी की है। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? हरिओज जी की रचना है, चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है, सूर्यकांत शास्त्री जी की रचना है, डॉक्टर निर्मला जैन की रचना है। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और यहाँ पर अगर उसके लगा होता है तो वो तो हरिओज जी की रचना हो जाती है। अगर यहाँ ये उसके नहीं होता है तो वो हो जाएगी चतुरसेन शास्त्री जी की। बट अभी प्रश्न में हमें यहाँ क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। तो ये किसकी रचना है? हरिओज जी की रचना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? फ्रैंक अर्नेस्ट की रचना है, पादरी एडविन ग्रिप्स की रचना है, श्याम सुंदर दास जी की रचना है, महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है। आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो स्केच हम किसका बनाते हैं? पादरियों को बनाएंगे ना, जो अच्छे लोग होते हैं स्केच तो उनका बनाया जाता है। तो आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? पादरी एडविन ग्रिप्स की रचना है। किसकी है? पादरी एडविन ग्रिप्स की रचना है। कौन सी? आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अर्नेस्ट की कौन सी रचना है? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो दोनों में बहुत कॉमन चेंजेस हैं बस, तो आप इन्हें ध्यान रखें। जो आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स की रचना है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? फ्रैंक अर्नेस्ट की। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक अर्नेस्ट की रचना है और आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स की रचना है। तो इसका अभी इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? पादरी एडविन ग्रिप्स। अगर आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पूछता तो वो होती फ्रैंक अर्नेस्ट की। इसके अलावा महेश दत्त शुक्ल की, अभी मैंने आपको पहला ही प्रश्न था, महेश दत्त शुक्ल का कौन सी रचना थी? भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है। तो आप इन सभी को ध्यान रखें। फ्रैंक अर्नेस्ट की रचना कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। पादरी एडविन ग्रिप्स की आ स्केच ऑफ हिंदी पादरी एडविन ग्रिप्स की रचना है आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और फ्रैंक अर्नेस्ट की रचना है आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और महेश दत्त शुक्ल जी की रचना है भाषा काव्य संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी ने कितने खंडों में प्रकाशित किया है? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से नागरी प्रचारणी सभा ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी फैक्ट उपलब्ध हैं। तो उसको कितने भागों में दिया है? 18 खंड में दिया है, 16 खंड में दिया है, 14 खंड में दिया है, 10 खंड में दिया है। पहला तो आप ये जान लें, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसने दिए? नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई है। एक प्रश्न तो ये बनता है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई है, इसने प्रकाशन किया है इसका। ये पूरा जो था, ये हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो था पूरा टोटल तो ये 18 खंड में है। टोटल कितने खंड में है? ये 18 खंडों में है, लेकिन इसका जो प्रकाशन जो हुआ है वो 16 खंडों में हुआ।
तो ध्यान रखिए इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 16 खंडों में हुआ है प्रकाशन, लेकिन जो ये पुस्तक है वो टोटल जो खंड इसके हैं इसमें है 18 खंड। तो ये ध्यान रखिए टोटल पुस्तक में 18 खंड है और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 16 खंडों में हुआ है। और हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। या किसका कथन है? नगेंद्र जी का है, बच्चन जी का है, शुक्ल जी का है, गणपति चंद्रगुप्त जी का है। तो उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। तो ये कथन किसका है? बच्चन जी का कथन है। किसका कथन है? बच्चन जी का कथन है ये। नवीन विकास युग आधुनिक काल को किसने कहा है? नगेंद्र। ये ध्यान रखें आप इसको, यहाँ नगेंद्र ये नगेंद्र है। नवीन विकास युग आधुनिक काल को किसने कहा है? नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने, श्याम सुंदर दास ने, शुक्ल जी ने। तो नवीन विकास युग आधुनिक काल को किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, ध्यान रखिए। नवीन विकास युग आधुनिक काल को कहा है। किस काल को कहा है? आधुनिक काल को कहा है। क्या कहा है? नवीन विकास युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका काल क्या है? 1940 है। तो यह किसकी रचना है? ये पूछा गया है आपसे। तो किसकी रचना है आप इसे बताएं। नगेंद्र जी की रचना है, शुक्ल जी की रचना है, गणपति जी की रचना है, श्याम सुंदर दास जी की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? तो आप इस बताएं ना, ऑप्शन आप लोग चूज कर लिया कीजिए। तो ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और इसका काल क्या है? 1940। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की है। आप पहली बात तो ये ध्यान रखें, अगर कभी भी प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है, तो आप याद रखें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई भी इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की। इनके 3 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। क्या है इनके? 3 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। पहला तो आपका यही है हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका काल है 1940। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके अलावा एक है इनका हिंदी साहित्य भाई अगर राइटिंग ना समझ आ रही हो तो आप, मैं बोल रही हूँ ध्यान रखें क्योंकि मैं एक्चुअली मोबाइल से पढ़ाती हूँ तो वो अच्छे से लिख नहीं पाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसका काल क्या है? 1952। इसका काल है 1952। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये इनकी दूसरी पुस्तक है और ये इनकी पहली पुस्तक है। इसके अलावा इनकी एक थर्ड पुस्तक है, तीसरी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। क्या है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो आप लिख लीजिएगा। इनके 3 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसका काल क्या है? 1953। ध्यान रखिए 1953 इसका काल है। तो इनका 3 आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे देखिए, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को नाम दिया। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है, चारण काल कहा, संधि काल कहा, संधि चारण काल कहा, या प्रारंभिक काल कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या, किस नाम से बुलाया है? संधि चारण काल। इसके अलावा ग्रियर्सन जो है, ग्रियर्सन ने सिर्फ आदिकाल को चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है और रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है। ये ध्यान रखें, माइनर सा इनमें चेंजेस है बस। शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने वर्षों का इतिहास वर्णित है? हिंदी साहित्य का इतिहास में शुक्ल द्वारा जो है वो कितने वर्षों का इतिहास वर्णित है? पहले तो हिंदी साहित्य का ये पूछा जाता है सन भी, इसका एग्जाम में इसका सन भी पूछा जाता है। तो ये रचना जो है वो वह है 1929 की रचना। ठीक है, कब की रचना है? 1929 की। ये रचना जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की रचना है और जो इसमें वर्षों का, जितने वर्षों का वर्णन है वह है
900 वर्षों का इसमें इतिहास वर्णित है। तो याद रखें, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका रचना काल है 1929 और इसमें 900 वर्षों का इतिहास वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का जन्म माना जाता है 4 अक्टूबर 1884, 15 अक्टूबर 1884, 2 अक्टूबर 1890, 10 अक्टूबर 1890। तो इस क्या है ये, 4 अक्टूबर 1884 आचार्य शुक्ल जी का जन्म काल माना जाता है, 4 अक्टूबर 1884। भारत में विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन है? नगेंद्र हैं, शुक्ल हैं, ग्रियर्सन हैं, गार्सद, तासी हैं। तो भारत में विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? कौन है वह? शुक्ल जी है। कौन है वह? शुक्ल जी है। लेकिन इनके जो विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक, जो अगर पूछा जाता है कि विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन है, तो विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक है वह तेन है। तेन नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रारंभ किया है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाता है तो भारत में शुक्ल जी इसके प्रवर्तक हैं। इस्तवार द ललित ऋतुर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इस्तवार द ललित ऋतु एंदुई हिंदुस्तानी, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि रचना किसकी है। तो ये रचना है गार्सा द तासी की। इस्तवार द ललित ऋतु एंदुई हिंदुस्तानी की ये रचना है गार्सा द तासी की रचना है ये, ठीक है। ये पहला इतिहास ग्रंथ है। और इसके अलावा जो इसका अनुवाद, इस्तवार द लिटरेटिव एंदो हिंदुस्तानी का बुक जो है गार्सा तासी की है, ये पहला हिंदी का ग्रंथ है। लेकिन ये हिंदी में रचित नहीं है। हिंदी का ग्रंथ पहला, लेकिन हिंदी में नहीं है ये। और दूसरा, इसका जो हिंदी अनुवाद जो किया है वह किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है? गार्सा द तासी की रचना है, ग्रियर्सन की रचना है, किशोरीलाल वाजपेयी की रचना है, गणपति की रचना है। तो ये किसकी रचना है? ये रचना जो है वह है ग्रियर्सन की रचना। इसके अलावा ग्रियर्सन की 3 पुस्तकें हैं, आप इनको ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर, आप लिख लें इसको, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके अलावा बिहार पीजेंट लाइफ, जिसमें बिहार लोक जीवन का विश्वकोश है। तो ध्यान रखें, अब इनकी कितनी पुस्तकें हैं? ग्रियर्सन की 3 पुस्तकें हैं। एक तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसमें भारतीय भाषा, इस वाले में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इसके अलावा जो तीसरी पुस्तक है वह है बिहार पीजेंट लाइफ। तो 3 पुस्तकें हैं ग्रियर्सन की, आप ध्यान रखें। ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कितने अध्याय हैं? तो इसमें कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय इसके अंतर्गत, ध्यान रखें आप इसे। ब्रह्मोत्तर खंड एवं शिव पुराण का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बिहार किसमें किया गया है? बिहार पीजेंट में किया गया है, तज़किरा शुअराई हिंदी में, शिव सिंह सरोज में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किसमें किया है? शिव सिंह सरोज में किया गया है। और यह शिव सिंह की पुस्तक है। शिव सिंह सरोज में किया गया है या शिव सिंह की पुस्तक है? कौन सी? शिव सिंह सरोज। इसमें ब्रह्मोत्तर खंड एवं शिव पुराण का अनुवाद किया गया है हिंदी भाषा में, तो आप याद रखें। और शिव सिंह सरोज जो थी वह लखनऊ से प्रकाशित हुई, नवल किशोर प्रेस द्वारा लखनऊ से प्रकाशन इसका किया गया है, और लगभग इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखें। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, और यह नवल किशोर प्रेस द्वारा लखनऊ से प्रकाशन इसका किया जाता था। किसका? शिव सिंह सरोज द्वारा। किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है ये।
मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी में 104 कवियों में हिंदी के कितने कवि शामिल थे? तो इसमें एक तो याद रखें आप, मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी। ठीक है, तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी किसका ग्रंथ है? मौलवी करीमुद्दीन जी का ग्रंथ है। और इसमें कितने कवियों का वर्णन है? 104 कवियों का वर्णन है। और इस 104 कवियों में से हिंदी के कितने कवि थे? वह थे 62 कवि हिंदी के थे। तो याद रखें, इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं, याद रखें। एक तो इसमें 104 कवियों का वर्णन है और ये मौलवी करीमुद्दीन जी की रचना है, कौन सी? तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी। और इसमें हिंदी कितने वर्णित है? 62 कवि वर्णित है। किस इतिहास ग्रंथ का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशन हुआ है? तो इस किसका हुआ है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और किसका ग्रंथ है ये? ग्रियर्सन का ग्रंथ है ये। हिंदी नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? मतीराम, केशवदास, कबीरदास, हरीशचंद्र और सूरदास। तो आप याद रखें, पहले तो हिंदी नवरत्न, इसका काल पूछा जाता है। हिंदी नवरत्न, ठीक है, हिंदी नवरत्न 1900 हिंदी नवरत्न 1910 की रचना है ये हिंदी नवरत्न। ठीक है, 1910 की रचना है हिंदी नवरत्न। और इसे तीन इसके हैं, मतलब 3 भाग हैं इसके हिंदी नवरत्न के, बृहत्त्रयी नाम से, मध्यत्रयी नाम से और लघुत्रयी नाम से। ठीक है, कितने भाग में है? 3 भाग में है। कौन कौन से हैं? बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी। ठीक है, पहले भाग में तुलसी, सूर और देव हैं। पहले बृहत्त्रयी में तुलसी, सूर और देव हैं। और मध्यत्रयी में बिहारी केशवदास और भूषण हैं। और लघुत्रयी में मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र हैं। तो आप इसे याद रखें। और इसमें प्रश्न क्या बन रहा है? हिंदी नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो मतीराम तो जो है वह किस में है? लघुत्रयी में है। केशवदास जो है वो मध्यत्रयी में है। और कबीर किसी में भी नहीं है शामिल है। हरिश्चंद्र लघुत्रयी में है और सूरदास बृहत्त्रयी में है। ठीक है, याद रखें आप। रचना कब की है? 1910 की रचना है हिंदी नवरत्न। और ये रचना किसकी है? मिश्र बंधु की रचना है। किसकी रचना है ये? मिश्र बंधु की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन किसकी रचना है? मिश्र बंधु की, गारसा दत्तासी की, करीमुद्दीन की, शिव सिंह। तो किसकी रचना है ये? मिश्र बंधु की रचना है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन, इसे किसी एक और नाम से भी जाना जाता है, मिश्र बंधु विनोद। किस नाम से जाना जाता है इसको? मिश्र बंधु विनोद नाम से भी इसको जाना जाता है। मिश्र बंधु विनोद नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इसका काल क्या है? 1913 काल है इसका। रचना काल क्या है इसका? 1913 रचना काल है इसे। और इसमें टोटल इसमें क्या कहते हैं इसको? इसमें हिंदी नवरत्न, ये हिंदी नवरत्न का क्या है? पूरक भाग बनकर प्रकाशित हुआ है, क्योंकि हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशन हुआ है हिंदी नवरत्न का, अभी मैंने बताया था। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1913 में। तो हिंदी नवरत्न का ये पूरक बनकर प्रकाशन इसका हुआ है। और शुक्ल ने इसको प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। प्रकांड कविवृत्त संग्रह का है शुक्ल ने इसको। और इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। ठीक है, 4591 टोटल है। और लगभग में अगर पूछा जाता है तो इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। और शुक्ल ने इसे प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कवियों का उल्लेख किए जाने के कारण इसे शुक्ल ने प्रकांड कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं का जन्म माना जाता है लखनऊ के इटावा, या इसको इटौजा भी कहा जाता है। लखनऊ के इटावा या इटौजा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के जयपुर में, चंडीगढ़ में उत्तर प्रदेश में। तो मिश्र बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ के इटौजा या इटावा या इटौजा उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ध्यान रखें। तो इतने ही प्रश्न थे आज के लिए। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और अपने सपने को ज़रूर पूरा करें। भले ही धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, लेकिन बढ़े ज़रूर। अपने सपने की तरफ हर रोज़ एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएं। और इसी आशा के साथ कि अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।